हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नए चैनल इजी टू सक्सेस में फिर से वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नेक्स्ट भाग है। जैसा कि देखा जाए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, या इसके कलर के बारे में, या सीएफसी की हम बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये थोड़ा लंबा है, मतलब कि एक कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा जाएगा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा 1 से 2 वीडियो बन पाए। तो इसके लिए आपको हर एक वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 वीडियो आपको डाल रखे हैं, जैसे आईपीसी नेम पे और ईएन पे। तो आईपीसी नेम बहुत सारे लोगों ने देखा, थोड़े लोगों ने कमेंट भी किया, और ईएन जब डाला तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि उसमें थोड़ा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो गई, और उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बहुत लोगों ने देखा उसको, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके ये नहीं बताया कि ये वीडियो कैसा है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, या मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा या लाइक तो करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। तो आप थोड़ा कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और एक एक वीडियो को स्किप मत कीजिए। अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो वीडियो ईएन में हो चुका है वो वीडियो अब की बार नहीं होगा। आपको जो हो चुका है, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, वो अब तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ये एक बहुत तरह कह सकते हैं कि लंबा है चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक के या पैरामैग्नेटिक कलर के बारे में, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, या इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हम सब चीज़ें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक लिनस पॉलिंग थे, जो उन्होंने ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी मेटल जो कम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो अंडरगो क्या करता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन? जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो और उसमें उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कोई अगर ऑर्बिटल है, उस कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में अगर कोई मेटल इनर ऑर्बिटल करता है, तो इनर ऑर्बिटल कर रहा है तो यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डायमैग्नेटिक होंगे। तो ये हम बाकी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आता है। तो उससे हम शुरुआत करते हैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैं आपको एक शॉर्ट में सारा लिख के आपको बता दिया हूँ, ये आप थोड़ा सा एक कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें से ज़्यादा आपको नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा नहीं आपको ये टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और एक होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, ये चीज़ आपको 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ये 3 शेप ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉमनली ही पूछे जाते हैं। बाकी और बहुत सारे एग्ज़ाम में तो ये नहीं पूछे जाते होंगे, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर यही शेप पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। अगर मान लीजिए 2 आ गया तो एसपी होगा हाइब्रिडाइजेशन, और उसका लीनियर शेप होगा। ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर मतलब 180 डिग्री। अब इसमें जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या होगा? कोई नहीं डी ऑर्बिटल कर रहा है, क्योंकि एसपी है, तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कोई कर रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp2, और इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कोई नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है तो इसमें 3 तरह के बन सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री 3 तरह की बन सकती है, और हाइब्रिडाइजेशन भी 3 तरह के बन सकते हैं। अगर sp3 है, sp3 मतलब कि आउटर ऑर्बिटल होगा, तो उस समय क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन कोई भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए dsp2 है, यानी इनर ऑर्बिटल है, तो उसमें स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन उसका जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो dx² और y² होगा। ये मैंने क्यों लिखा है, ये डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट का ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम आप देखेंगे, जैसे मैं अब ज़्यादातर तो नीट की और जे मेंस की ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें पूछता है कि dsp2 में या d3s में
कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑप्शन में आपको दे देगा, मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं DsP2 में ये हो गया। D3s में टेट्राहेड्रल है जो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो DXY, DYZ और DZX। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, इसमें आता है sp3d आता है। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और जो डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो DZ²। अब आते हैं DsP3। इसमें 2 से बनते हैं, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 बनते हैं और 4 में 3 बनते हैं। लेकिन जो कॉमनली पूछा जाता है वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 में DsP3 आता है, तो इसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दोनों का शेप सेम है, लेकिन इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो दोनों अलग है। इसमें क्या है, DX² Y²। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा ये जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कॉमनली आस्क होते हैं। तो यू हैव टू रिमाइंड इट फॉर एग्ज़ाम, फॉर एनी एग्ज़ाम। आई थिंक इट आस्क इन एनी एग्ज़ाम, सो यू हैव टू लर्न इट, दैट इज़ DX² और Y²। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होता है ऑक्टाहेड्रल, जो कॉमनली बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल में बस ये पूछा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, और इसमें जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो DZ² होता है और DX² Y² होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर DsP3 यानी इनर ऑर्बिटल हो जाए तब क्या होगा, उस समय शेप तो सेम होगा, लेकिन जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा वो उसका उल्टा होगा, DX² Y² DZ²। इसका मतलब ये है कि जो डी ऑर्बिटल को हम फिलअप करते हैं तो DZ² पहले फिलअप होगा, DX² Y² बाद में, और यहाँ पे DX² पहले होगा और DZ² बाद में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डी ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन में, तो होता नहीं है DXY, DYZ, DZX और DX² Y²। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो शेप होगा फिलअप करने का वो इसी के अनुसार हम फिलअप करेंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और क्योंकि आप बस ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 3 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो मैं नीट और JEE की बात करूँ तो ये ज़्यादातर उसी में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप, ताकि आप लर्न कर सकें इसको, ताकि आप ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं और इसका शेप कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बताया, SP हो या DsP2 हो या sp3 या D2sp3, कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको निकालने का तरीका। एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ा सा याद करने का है। जैसे मान लीजिए नोट, आप थोड़ा सा नोट, जो D3s होता है, जो D3s उसमें जो होते हैं K2Cr2O7 और KMnO4, ये जो होते हैं इसमें D3s, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, D3s, ये हाइब्रिडाइजेशन आपका। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका K2Cr2O7 और KMnO4 का होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए K2Cr2O7 या KMnO4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, तो D3s होता है इसमें। देखिए यहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में
जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए और वीक फील्ड लिगेंड, दो होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आए तो क्या करना है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरअप होगा। पेयरअप का मतलब है जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जैसे पेयरअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे पेयरअप स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए पहले तो था सिंगल, अब पेयरअप होकर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे वो क्या कहते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा, वो क्या होगा, स्पिन उसका लो होता जाएगा, स्पिन क्या होगा, लो होता जाएगा। और वो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल। मैं आपको वही क्वेश्चन करके बताऊंगा अभी। ये रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कुछ ऐसे लिगेंड है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कम्प्लेक्स दे दिया जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कि कब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कब इनर ऑर्बिटल होगा। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ये है आपका चीज़ें दी है लिगेंड स्ट्रॉन्ग में, ये है कार्बोनिल CN, ये कार्बन के है, और ये नाइट्रोजन में है NO2 EN और NH3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, ये है हेलोजन है और ये ऑक्सीजन ग्रुप के, ऑक्सीजन में H2O है और ये है C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। तो ये रहा आपका वीक लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब हमको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है और कब अनपेयरिंग करना है। जैसे मान लीजिए अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो क्या करना है, अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयरिंग नहीं होंगे। तो उस समय जो स्पिन होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर अप नहीं होंगे, बल्कि सिंगल होंगे, एक एक ऑर्बिटल में एक सिंगल होंगे। तो स्पिन क्या होगा, हाई होगा। और ऑर्बिटल क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मतलब डी के बाहर, मतलब आउटर ऑर्बिटल होगा। तो ये रहा वीक फील्ड लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वीक लिगेंड मतलब जो कॉम्प्लेक्स में दिए रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व जब करें तो आपको जैसे सोचना ना पड़े या फिर देखना ना पड़े। तो आप इस कुछ चीज़ें को क्या करें, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए अब ये तो पता चल गया है कैसे क्या होगा। चलिए मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है n+2, ये निकालने का तरीका होता है। तो ये मैं थ्योरेटिकल वालों के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, या एडवांस की बात कर रहा हूँ या किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये होता है बोर्स मैग्नेटॉन, होता है बोर्स मैग्नेटॉन BM, इसमें यूनिट होती है। अब मान लीजिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, तो भाई 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन तो सॉल्व करना है हमें, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमारे पास समय ही नहीं है। तो 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1.32, 2.8, 3.8, 4.9, 5.9। अब ध्यान देने की बात है, ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अनपेयर आ जाए, 2 अनपेयर आ जाए, 3 अनपेयर, 4 या 5, तो उस समय ये क्या, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है तो सिर्फ एक चीज़ लर्न करना है, वो क्या, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये मान लीजिए, सॉरी, तो अगर देखा जाए तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आपने कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हो अगर किसी मतलब नीट का एग्जामिन्स में,
तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जब वो क्वेश्चन को आस्क करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K4CN6 या NiCl4, उसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आ गए, तो उस समय ऑप्शन में ये देखिएगा कि ये ऑप्शन में ये आएगा, इस तरह नहीं आएगा। जैसे ऑप्शन में इस तरह नहीं आएगा कि 2.8 होगा, 2.9 होगा कि 2.7 होगा, इस तरह नहीं आएगा। क्वेश्चन में डेफिनेटली यही पूछेगा 2.8, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन लगा देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक आए तो एक वाले ऑप्शन को देखना है, 2 वाले आए तो 2 वाले ऑप्शन को देखना है, 3 वाला है 3 को, 4 को, 5 को। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको याद करना है कि जिसने बताया हो या सर ने बताया हो कि हमको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा अनपेयर तो मैं 1 लगा लूँगा, 2 आएगा तो 2 लगा लूँगा। तो इसी तरह आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। इस तरह ऑप्शन में नहीं आएगा कि 2.8 होगा, 2.9, इसी तरह ही ऑप्शन में आएगा, तो आप तो आराम से लगा सकते हैं। तो ये रहा ट्रिक याद करने का, मैग्नेटिक मोमेंट।